गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस पर स्वागत है। अगर आप लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। हमने अपनी पहली क्लास में आप लोगों को बिहार पीसीएसजे 2011 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आज हम आप लोगों के लिए जो है बिहार पीसीएसजे 2013 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहिए ताकि डेली के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले हम आप लोगों को ला के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो है जीएस और जीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से ऐसे ही बने रहिए ताकि हम आप लोगों को जो है 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा सके। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संगीत शिक्षक ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमत से इस बहाने संभोग किया कि ऐसा करना उसकी आवाज को सुधारने के लिए अपेक्षित था। शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। तो पूछ रहा है कि किस वाद में जो है शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक नाबालिग लड़की को उसके साथ जो है उसकी सहमति से, उसकी कंसेंट थी, इस बहाने से संभोग किया कि ऐसा करना उसकी आवाज को सुधारने के लिए अपेक्षित था। उसकी आवाज को सुधारने के लिए अपेक्षित था। शिक्षक को जो है बलात्कार का दोषी ठहराया गया। किस वाद में ठहराया गया? तो पहले हम आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं इसके बारे में। जो हमारा बलात्कार है वो आईपीसी का सेक्शन जो है जो बलात्कार के बारे में जो है वर्णन करता है। जो आईपीसी का सेक्शन 376 है उसमें बलात्कार के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए हम अपने नए ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वह कहता है आर बनाम कैथराइन के केस में। दूसरा कहता है एसबी बनाम डोंगे बनाम स्टेवे। ऑप्शन है वह कहता है आर बनाम विलियम्स के केस में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह आर बनाम विलियम्स के केस में जो है जो संगीत टीचर था उसको जो है बलात्कार का दोषी ठहराया गया।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है जब ऑप्शन ए प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध हो, प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध हो। ऑप्शन बी सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार का संबंध हो। ऑप्शन और सेवक का संबंध हो। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा विधिक प्रतिनिधि का दायित्व होता है का सिद्धांत जो है वह लागू होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के संबंध पे भी लागू होता है, सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार के संबंध पर भी लागू होता है, स्वामी और सेवक का संबंध हो वहां पर भी लागू होता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत है वो सभी पर लागू होगा यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए, मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अवरोध होना चाहिए, पूर्ण अवरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है आंशिक अवरोध होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है भागने के साधन होने चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त मिथ्या कारावास होता है, मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है पूर्ण अवरोध होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। मानहानि के अपकृत्य को बांटा गया है अपलेख और अपवचन में। जो हमारा मानहानि है, मानहानि के अपकृत्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारा मानहानि है वो आईपीसी का सेक्शन जो है 499 में है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अपवचन और जो दूसरा हमारा है अपलेख। हमारा ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। जो मानहानि के कृत्य को बांटा गया अपलेख और वचन में, यह केवल अंग्रेजी विधि में बांटा गया है कि केवल भारतीय विधि में। ऑप्शन सी कहता है कि भारतीय और अंग्रेजी विधि दोनों में। जो हमारा ऑप्शन डी है वह कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि दोनों में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा है, उसको अपलेख और अपवचन में अंग्रेजी विधि में बांटा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया है। अपदूषक एक कृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषा किसने दी है? बिनफील्ड ने। पहला ऑप्शन बिनफील्ड, दूसरा सामंड और तीसरा ऑप्शन पोलक है और जो हमारा चौथा ऑप्शन है अंडरहिल है। तो जो हमारा अपदूषक एक अपकृत्य को
एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो जो ये हमारा परिभाषित किया है बिनफील्ड ने। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानहानि का अपकृत हो सकता है। जो हमारा मानहानि होता है वह अपकृत हो सकता है। ऑप्शन ए केवल जीवित व्यक्तियों के बारे में, ऑप्शन बी केवल मृत व्यक्तियों के बारे में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के बारे में, ऑप्शन जो हमारा डी है कहता है या तो ए या तो बी। तो जो मानहानि होता है वह केवल जो है जीवित व्यक्तियों के बारे में हो सकता है। ऑप्शन ए जो है हमारा वह राइट हो जाएगा। इसमें क्लेम किया जाता है, तो क्लेम किया जाता है, क्षतिपूर्ति मिलती है। मानहानि में क्या मिलती है? क्षतिपूर्ति। के साथ मानहानि हुई रहती है वह क्षतिपूर्ति के लिए दावा करता है, क्लेम करता है। तो जो मृत व्यक्ति है वह कभी जो है क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं कर सकता है, इसलिए यह आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। जो जीवित व्यक्ति होता है वही क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है, इसीलिए जो ऑप्शन हमारा ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही कहा जा सकता है। किसको जो है हमारा क्वेश्चन है, किसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही कहा जा सकता है? ऑप्शन ए आपराधिक कार्यवाही, ऑप्शन बी धन वसूली की कार्यवाही, ऑप्शन सी दिवालिया होने के संबंधित कार्यवाही। तो जो हमारा विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही है वह कहा जा सकता है, जो आपराधिक कार्यवाही होता है उसको कहा जा सकता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी आप लोगों को और कितना स्टडी करना है, कितना लर्न करना है, तो आप लोग भी आंसर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आंसर सही ही हो, गलतियां करेंगे तभी तो सुधारेंगे। इसलिए जो है चाहे आंसर गलत दीजिए या सही दीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिए आप लोग। चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है। जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है जबकि कार्यवाही संस्थापित की गई है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्वेषपूर्ण अभियोजन के जबकि कार्यवाही संस्थापित की गई है। ऑप्शन ए न्यायिक अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन बी कार्यकारी अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन सी हमारा कहता है अर्ध न्यायिक अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन डी कहता है ए बी दोनों। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन का दायित्व उत्पन्न होता है वो न्यायिक अधिकारी के समक्ष और कार्यकारी अधिकारी के समक्ष, दोनों के समक्ष जो है उत्पन्न होता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है लागू किया गया था। जो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि जो परिस्थितियां होती हैं वह स्वयं बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस वाद में जो है लागू किया।
तो जो हमारा पहला ऑप्शन कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में, ऑप्शन बी कहता है अलका बनाम भारत संघ के केस में, और ऑप्शन सी कहता है आसाराम बनाम नगर निगम दिल्ली के केस में, और जो हमारा ऑप्शन डी है वह कहता है नगर निगम दिल्ली बनाम सुभागवंती में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली बनाम सुभागवंती की परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि टॉपिक से दो क्वेश्चन रेराइज किए गए हैं। यहाँ पे मैम बोलती हैं का जो है नियम है विधि का, ऑप्शन ए विधि का, ऑप्शन बी प्रक्रिया का, ऑप्शन जो डी है वो सावधानी का कहता है, ऑप्शन सी साक्ष्य का। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य का। जो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं यह सूत्र जो है हमारा साक्ष्य के नियम का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है। जो कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है, ऑप्शन ए राज्य के कपट से, ऑप्शन बी राज्य के संविदात्मक दायित्व से, ऑप्शन सी राज्य के विधिक प्रतिनिधि दायित्व से, और जो हमारा ऑप्शन डी है वह कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व से। जो कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस था वह राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। माल विक्रय अधिनियम 1930 का है। जो हमारा माल विक्रय अधिनियम है वह 1930 का है। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 3 की उपधारा 7 के अनुसार माल से तात्पर्य है, माल से तात्पर्य है ऑप्शन ए अनियोज्य दावा, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी या तो ए ना ही जो है बी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जो माल होता है माल से तात्पर्य ना तो अनियोज्य दावा से है और ना ही धन से है, इसलिए जो है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माल विक्रय अधिनियम 1930, यहाँ सन भी दे दिया गया है। अभी हमने आपको बताया भी कि जो माल विक्रय अधिनियम है वह 1930 का है कि धारा 2(6) के अंतर्गत जो है जो भावी माल का अर्थ है, धारा 206 में जो है जो धारा है 2 की उपधारा 6 में जो है भावी माल का जो है परिभाषा दिया गया है। तो वहां पे जो परिभाषा दी गई है उसमें भावी माल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कहता है माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, ऑप्शन बी अविनिर्धारित माल, ऑप्शन सी कहता है निर्धारित माल, ऑप्शन डी कहता है विशिष्ट माल। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उसे भावी माल कहते हैं। जो हमारी धारा 2(6) है उसमें जो है भावी माल की परिभाषा दी गई, जिसमें यहाँ कहा गया भावी माल से तात्पर्य जो है ऐसे माल से है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उसे भावी माल कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोग जो है बिहार पीसीएसजे के अलावा उत्तराखंड पीसीएसजे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद जो है उत्तराखंड के लिए जो है आंसर पेपर को सॉल्व करवाएंगे।
आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माल विक्रय अधिनियम 1930 का प्रवर्तन में आया। जो माल विक्रय अधिनियम है वह 1930 जो है प्रवर्तन में आया। तो जो हमारा माल विक्रय अधिनियम है वो ऑप्शन ए कहता है 1 जुलाई 1930 से, ऑप्शन बी कहता है 1 दिसंबर से, ऑप्शन सी 31 जनवरी से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1930 से। तो जो हमारा माल विक्रय अधिनियम है वह प्रवर्तन में आया 1 जुलाई 1930 से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शब्द क्रेता सावधान रहे का अर्थ है, क्रेता सावधान रहे का अर्थ होना चाहिए। ऑप्शन बी माल का स्वामित्व विक्रय के पश्चात हस्तांतरित होता है, ऑप्शन सी क्रेता सावधान रहे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्रेता सावधान रहे का अर्थ है वह है क्रेता सावधान रहे, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा माल विक्रय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 के अंतर्गत माल है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 की उपधारा 7 के अंतर्गत माल है। ऑप्शन ए जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनको विक्रय से पहले अलग करने के लिए करार हुआ है। जमीन से कोई वस्तु है जो जुड़ी हुई है जिसको विक्रय से पहले, बेचने से पहले जो है उसको अलग करने का करार किया गया हो। जो हमारा ऑप्शन बी है वह कहता है जमीन का हिस्सा बनने वाली वस्तुएं जिनको विक्रय से पहले अलग करने का करार हुआ हो। जमीन का कोई हिस्सा है उसको जो है विक्रय से पहले जो है अलग करने का करार हुआ है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो ए या तो बी, ना तो ए ना तो बी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। जो माल है उससे जो है तात्पर्य है कि जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनको विक्रय से पहले जो है अलग करने का करार हुआ है, ये भी हमारा राइट है। और जो जमीन का हिस्सा बनने वाली कोई वस्तु है जो जमीन का हिस्सा बन रही है जिनको विक्रय से पहले, बेचने से पहले अलग करने का करार हुआ है, तो ये दोनों जो है माल के अंतर्गत आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का तरीका विहित किया गया है। जो भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का तरीका विहित किया गया है धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 9 में, धारा 10 में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। जो भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का जो तरीका है वह जो है भागीदारी अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोई भागीदार है, यदि एक भागीदारी फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए काम लेने को चुनता है तो इससे उत्पन्न होता है, कोई भागीदार है जो भागीदार है कोई जो भागीदारी फर्म की जो संपत्ति है उसको स्वयं के उद्देश्य के लिए जो है उपभोग में लाता है, काम में लाता है, तो जो भागीदार है उससे क्या उत्पन्न होता है उससे। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कहता है। उस भागीदार का दीवानी दायित्व, ऑप्शन बी कहता है उस भागीदार का आपराधिक दायित्व,
ऑप्शन जो हमारा सी है वह कहता है ए बी दोनों। ऑप्शन डी कहता है या तो ए या तो बी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उस भागीदार का जो है दीवानी दायित्व जो है उत्पन्न होता है यदि जो है वह भागीदार जो है भागीदारी संपत्ति को जो है स्वयं के उद्देश्य के लिए अपने काम में लाता है, तो जो है उससे भागीदार का जो है दीवानी दायित्व जो है उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शब्द ख्याति का वर्णन करना हो तो बहुत आसान है। जो शब्द है ख्याति, ख्याति एक शब्द है जिसका वर्णन करना बहुत आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। इसका वर्णन करना क्या है, बहुत आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। कहा गया है किसके द्वारा, बताइए आप लोग किसके द्वारा कहा गया। जो ख्याति है का वर्णन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको परिभाषित करना बहुत कठिन है, किसके द्वारा कहा गया था। लॉर्ड हर्सले, लॉर्ड हर्सेल द्वारा, या लॉर्ड हेल्डेन द्वारा, लॉर्ड मैकनॉटन द्वारा, लॉर्ड एल्डन द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड मैकनॉटन द्वारा जो है कहा गया कि जो ख्याति है का वर्णन करना जो है बहुत आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन कार्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक भागीदार, ये भी जो है भागीदारी अधिनियम से क्वेश्चन है। यदि एक भागीदार जो भागीदारी की बकाया रकम को, यदि एक भागीदार जो भागीदारी की बकाया रकम को वसूल कर इस रकम को भागीदारी के व्यापार में खर्च करने के लिए जो है अधिकृत है, और यदि वह इस प्रकार की इकट्ठी की गई रकम को बैंक में जमा नहीं करता है, तो वह भागीदार एक भागीदार है जो भागीदारी को वसूल कर जो है जो भागीदार की रकम है उसको वसूल करता है, और उसको जो है व्यापार के लिए जो खर्च के लिए अधिकृत किया गया है, व्यापार के खर्च के लिए जो है जिसे जुड़ा है, उस रकम को जो है वह बैंक में नहीं जमा करता है, तो वह भागीदार, हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, आपराधिक न्यासभंग का दोषी होगा, अन्य भागीदारों के प्रति जो है दीवानी रूप से दायी होगा। ऑप्शन सी कहता है ए बी दोनों। ऑप्शन डी कहता है या तो ए या तो बी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। वह जो है भागीदार जो है अन्य भागीदारों के प्रति जो है दीवानी रूप से दायी होगा। उसका दायित्व होगा कि वह अन्य भागीदार दीवानी रूप से दायित्व होगा उसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। एक निष्क्रिय साझेदार वह है, एक निष्क्रिय साझेदार वह है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है साझेदारी फर्म के व्यापार में रुचि नहीं रखता है, साझेदारी फर्म के व्यापार में रुचि नहीं रखता है। जो हमारा ऑप्शन बी है वह कहता है बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बाहरी व्यक्तियों के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं है। सी कहता है केवल लाभों में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत है। जो हमारा ऑप्शन डी कहता है ना तो क्रियाशील है और ना ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। तो जो एक निष्क्रिय साझेदारी होती है उसमें ना तो जो है वह भागीदार जो होता है, जो भागीदार होता है ना तो वह क्रियाशील है और ना ही बाहरी लोग उसे जानते हैं, उसे ही निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शब्द परक्राम्य विलेख को परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो जो शब्द परक्राम्य विलेख है उसको जो है परक्राम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सेक्शन बताना है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है परक्राम्य विलेख को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए कहता है धारा 2D, ऑप्शन बी कहता है धारा 12, ऑप्शन सी कहता है धारा 13। जो हमारा ऑप्शन
डी है वह कहता है धारा 13A। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो परक्राम विलेख है वह जो है परक्राम विलेख अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वह भी परक्राम विलेख अधिनियम से ही संबंधित है। परक्राम विलेख अधिनियम 1881 का है कि धारा जो है 138 का संबंध है। जो धारा 138 है उसका संबंध है ऑप्शन ए धारक के अधिकारों से, ऑप्शन बी सम्यक अनुक्रम में धारक के अधिकारों से, ऑप्शन सी चेक के अनादर पर दंड से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा परक्राम विलेख अधिनियम 1881 है उसकी जो धारा 138 है उसका जो संबंध है वह चेक के अनादर पर दंड से है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति जो परक्राम विलेख को मूल्य के बदले प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो है जो परक्राम विलेख को जो है मूल्य के बदले प्राप्त करता है, तो पूछ रहा है कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है मूल्यवान धारक, ऑप्शन बी धारक, ऑप्शन सी धारक अधिकारा तत्व, ऑप्शन सी सम्यक अनुक्रम धारक। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एक व्यक्ति होता है जो परक्राम विलेख प्राप्त करता है उसे सम्यक अनुक्रम धारक कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए हैं। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सभी चेक जो है विनिमय पत्र है, सभी चेक जो है विनिमय पत्र है, लेकिन सभी जो विनिमय पत्र है वह चेक नहीं है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जो सभी चेक है वह विनिमय पत्र है, लेकिन सभी विनिमय पत्र जो है चेक नहीं है। ऑप्शन ए कहता है गलत है, ऑप्शन बी आधा सत्य है आधा गलत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन सी है वह कहता है सत्य है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो चेक होता है, जो सभी चेक होते हैं वो विनिमय पत्र होते हैं, लेकिन जो सभी विनिमय पत्र होते हैं वो चेक नहीं होते हैं, यह सत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक परक्राम विलेख के भुगतान का युक्त समय का निर्धारण करते समय, एक परक्राम विलेख के भुगतान का जो है युक्त समय पर निर्धारण करते समय सार्वजनिक छुट्टियों को अपवर्जित किया जाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक छुट्टियों को अपवर्जित किया जाता है, ऑप्शन बी सार्वजनिक छुट्टियों को जो है, हमारा ऑप्शन सी है वह कहता है किसी बैंक द्वारा मनाई जा रही छुट्टियों को अपवर्जित किया जाता है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। जब एक परक्राम विलेख के भुगतान का युक्त समय का निर्धारण किया जाता है तो उस समय जो है सार्वजनिक जो छुट्टियां होती है उसको अपवर्जित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। एक कंपनी का शेयर धारक, एक कंपनी है उसका शेयर धारक जो है कंपनी के साथ एक संविदा कर सकता है। धारित किया गया था, एक कंपनी है, उस कंपनी का जो शेयर धारक है, शेयर होल्डर है, वह कंपनी के साथ एक
संविदा कर सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या किस केस में जो है कहा गया? ऑप्शन ए सालोमन बनाम सालोमन के केस में, ऑप्शन बी कहता है कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी में, और जो हमारा ऑप्शन सी है वह कहता है एस्बरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी बनाम रिक आल आर में, रिक आल आर में, और ऑप्शन सी कहता है एसटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो एस्बरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी बनाम रिक अल आर में जो है एक कंपनी का जो शेयर धारक है वह कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, धारित किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कंपनी के है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो कंपनी के निदेशक होता है उसका दायित्व होता है किसके प्रति? तो ऑप्शन ए कह रहा है कंपनी के अंशधारियों के, ऑप्शन बी जनता के, ऑप्शन सी सरकार के, ऑप्शन डी कह रहा है कंपनी लॉ बोर्ड के। तो जो एक कंपनी का निदेशक होता है उसका जो दायित्व होता है वो कंपनी के अंशधारियों के प्रति होता है, कंपनी के अंशधारियों के प्रति होता है। जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 29 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है? एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक संगम ज्ञापन, जो हमारा पहला ऑप्शन है संगम ज्ञापन, ऑप्शन बी अंश पूंजी, ऑप्शन सी प्रविवरण, ऑप्शन डी निगमन का प्रमाण पत्र। तो जो एक कंपनी है उसके लिए जो है निगमन का प्रमाण पत्र जो है अति आवश्यक होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग पहुंच गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है। कानून के अनुसार एक कंपनी के अंशधारियों की कितनी मीटिंग एक साल में होनी जरूरी है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपनी है उसके जो अंशधारी हैं उनकी जो है एक साल में कितनी बैठक होनी जरूरी है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3। तो जो एक कंपनी होती है उनके जो अंशधारी होते हैं उनकी जो है एक मीटिंग होनी जरूरी होती है। वो कितनी भी मीटिंग कर सकते हैं लेकिन वो एक मीटिंग जो है जरूरी होती है, एक साल में जो है मीटिंग कर लेनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक कंपनी अपने लाभ में से अंशधारियों को कितनी राशि जो है लाभांश के रूप में बांट सकती है? कोई कंपनी है वह अपने जो लाभ होता है उससे कंपनी में जो लाभ होता है उस लाभ को जो है अंशधारियों में कितने लाभांश के रूप में बांट सकती है? हमारा क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए कहता है 10%, ऑप्शन बी कहता है 15%, ऑप्शन सी कहता है 5%, निश्चित नहीं है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। एक कंपनी जो है अपने अंशधारियों को कितना लाभ बांट सकती है ये कोई निश्चित नहीं है। कंपनी को जिस प्रकार से लाभ होता है वह उसी प्रकार से जो है अपने अंशधारियों को लाभ को जो है बांटती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, जो हमारा साक्ष्य अधिनियम से संबंधित है। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन कह रहा है एविडेंस से जो है अभिप्रेत है, उसमें सम्मिलित है। जो हमारा एविडेंस होता है उसमें सम्मिलित है। क्या क्या उसमें सम्मिलित है, चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है मौखिक साक्ष्य केवल, ऑप्शन बी कहता है दस्तावेजी साक्ष्य, जो हमारा ऑप्शन सी है कहता है मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों, जो हमारा ऑप्शन डी है कहता है केवल मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित है। तो जो हमारा साक्ष्य होता है उसमें जो है मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों जो है सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। साक्ष्य जो हमारा साक्ष्य होता है उसके कई टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दो ही दिए गए हैं, एक दस्तावेजी और दूसरा जो है मौखिक। दो टाइप के हमारे साक्ष्य होते हैं। मौखिक साक्ष्य में जो बयान के रूप में कोई बात बताई जाती है वह जो है मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है आता है, और दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत वह आता है जो लिखित रूप में दी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। किसी विवादित हस्तलेख को जो है सिद्ध किया जा सकता है हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जो लिखने वाले हस्तलेख से परिचित है, स्वीकृत या विवादित हस्तलेखों की तुलना करके, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्कार किया गया, क्या ए के साथ बलात्संग किया गया एवं उसकी हत्या की गई। यह तथ्य कि उसने जो है कंप्लेंट किए बिना जो है कहा कि मेरे साथ जो है बलात्कार किया गया है, मेरे साथ जो है बलात्संग या रेप किया गया था। तो यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 32 की उपधारा 1 या धारा 157 के अंतर्गत जो है सुसंगत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वह स्टीफन के द्वारा लिखा गया है। सर जेम्स एफ स्टीफन के द्वारा जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। सुसंगतता एवं ग्राह्यता, सुसंगतता और ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। ना पर्यायवाची है और ना सा विस्तारी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है।
सात छद नियम के अंतर्गत जो है सुसंगत तथ्य, सात छद नियम के अंतर्गत जो है सुसंगत तथ्य जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विधि रूप से अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए, विधिक रूप से जो है अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। एक अपराधी की संस्कृति दूसरे अपराधी के विरुद्ध जो है ग्राह्य है। एक अपराधी है, उसकी संस्कृति जो है दूसरे अपराधी के विरुद्ध जो है ग्राह्य है। सात छद नियम की धारा जो है 28 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। जो एक अपराधी की संस्कृति जो है दूसरे अपराधी के विरुद्ध ग्राह्य है, वह सात छद नियम की धारा जो है 30 के अंतर्गत जो है ग्राह्य है। सात छद नियम की धारा 30 के अंतर्गत जो है ग्राह्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। मृतकालीन घोषणा ग्राह्य होने के लिए एक मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए, एक पुलिस अधिकारी के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए, एक डॉक्टर या एक प्राइवेट व्यक्ति के सामने जो है अनिवार्यता की जानी चाहिए। जो हमारा ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक पुलिस अधिकारी के सामने और एक डॉक्टर व्यक्ति के सामने जो है सामने की जाती है। जो मृतकालिक घोषणा होती है वह ग्राह्य हो जाती है अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है तब भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। तथ्य से विपरीत है, जो विवादित तथ्य से विपरीत होता है। तथ्य जिसका अस्तित्व और जिसका अनास्तित्व, तथ्य जो है जिसका अस्तित्व और अनास्तित्व पक्षकारों द्वारा जो है विवादित किया जाता है, विवादित तथ्य से विपरीत होता है। जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। अन्यत्र होने का बचाव शासित होता है। जो अन्यत्र होने का बचाव है शासित होता है, वो सात छद नियम की धारा जो है 11 के अंतर्गत शासित होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है दीवानी नेचर का है, दीवानी प्रकृति का है। पूछा है, क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वाद जो है, कौन सा अधिकार जो है हमारा सिविल नेचर का है। तो जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। मंदिर में पूजा करने में, चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार जो है, ये सब हमारा अधिकार जो है वह दीवानी प्रकृति का होता है। जो सीपीसी का सेक्शन 9 है उसमें सिविल प्रकृति के वाद का जो है विस्तार किया गया है। सिविल या दीवानी प्रकृति का वाद। तो आप लोग वहां से जाके जो है सेक्शन 9 को देख लीजिएगा और सारे जो है अधिकार को याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, आप लोग गलत करके ना आए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। पूर्व न्याय का नियम लागू होता है। जो हमारा रेस जुडिकेटा है वो लागू होता है। जो हमारा प्रांग न्याय का नियम है लागू होता है, या रेस जुडिकेटा इसे कहते हैं।
तो जो हमारा पूर्व न्याय का सिद्धांत है वह लागू होता है सहवादियों के बीच भी और सह प्रतिवादियों के बीच भी। जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। सीपीसी का जो सेक्शन 11 है वह चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। एक विदेशी न्यायालय के निर्णय को सीपीसी की धारा 13 के अंतर्गत जो है चुनौती दी जा सकती है। तो जो एक विदेशी न्यायालय के निर्णय को है उसको जो है सीपीसी की जो धारा 13 है उसके अंतर्गत जो है चुनौती केवल दीवानी न्यायालय में दी जा सकती है। तो जो ऑप्शन हमारा ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ए अपने पीछे एक लड़का यक्स और एक विवाहित पुत्री वाई को छोड़कर मर जाता है। को छोड़कर जो है मर जाता है। ए के द्वारा जो है संस्थित किए गए वाद को उसकी मृत्यु के पश्चात जारी रखा जा सकता है। ए एक व्यक्ति है जो अपने पीछे जो है एक लड़का यक्ष और एक विवाहित पुत्री वाई को छोड़कर मरता है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है वाद संस्थित करने का जो अधिकार है वो कौन रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है और राइट हो जाएगा। यक्ष और वाई दोनों जो है बहैसियत विधिक प्रतिनिधि के अधिकार के रूप में जो है जारी रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। सृजनात्मक पूर्व न्याय का नियम वर्णित है। जो सृजनात्मक पूर्व न्याय का नियम है वह वर्णित है। तो हमने आपको पहले भी अभी बताया कि जो हमारा पूर्व न्याय है, जो प्रांग न्याय है, प्रांग न्याय है वह सेक्शन 11 में है। तो जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। जो स्पष्टीकरण 4 है सीपीसी की धारा 11 पूर्व न्याय जिसमें परिभाषित किया गया, उसका जो स्पष्टीकरण 4 है वो सृजनात्मक पूर्व न्याय का नियम का वर्णन करती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। इसमें हमें जो है रॉन्ग, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। एक माध्यस्थम पंचाट एक संविदा है, यह जो है हमारा कथन गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। माध्यस्थम करार बनाए जाने के पश्चात जो है प्रत्येक पक्षकार को दी जाएगी। मध्यस्थम करार बनाए जाने के पश्चात जो है प्रत्येक पक्षकार को दी जाएगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचाट की जो है एक हस्ताक्षरित प्रति जो है पक्षकार को जो है दी जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 49 क्या कहता है। एक जमानती अपराध के मामले में जमानत पूर्वक स्वीकृत की जाती है। एक जमानती अपराध के मामले में जमानत अधिकार जो है अधिकार पूर्वक स्वीकृत की जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। जो हमारा ऑप्शन सी है जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा, पुलिस अधिकारी द्वारा भी और न्यायालय द्वारा भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 50 जो है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता
की धारा जो है 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है अनुसंधान करने का निर्देश देने की शक्ति है। जो धारा 156 है सीआरपीसी की, एक 156 की उपधारा जो 3 है, मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। जो इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की जो शक्ति है वह जो है एक मजिस्ट्रेट को होती है। किसको? मजिस्ट्रेट को यहाँ पे दिया गया है। धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट को जो है इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की जो है शक्ति दी गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, एक मजिस्ट्रेट को। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर करिए, ताकि सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके और ऐसी क्लासेस जो है प्राप्त कर सके। आप लोग मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आप सभी लोगों को ऐसी क्लासेस जो है अवेलेबल करवाते रहें। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं आप लोगों को। आप सभी को जो है धन्यवाद।